दोस्तों एक कहावत है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और आज के दिन में हमें पता है कि टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ को कितना इंपैक्ट कर रहा है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डीएसपी ने लेके आया एक नया फंड ऑफ फंड जिसका नाम है डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। और ये फंड ऑफ फंड अपने आप में एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है। क्यों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला सवाल तो ये कि फंड ऑफ फंड क्या होता है। तो फंड ऑफ फंड का मतलब हुआ कि कोई एक म्यूचुअल फंड का स्कीम जो फर्दर किसी और एक फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। अभी तक हमने जितने भी म्यूचुअल फंड के स्कीम्स देखे थे, ज्यादातर आपका कोई एक पर्टिकुलर स्कीम या फिर फंड में इन्वेस्टमेंट करता है फर्दर। बट इस केस में क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट करेगा 6 अलग अलग स्कीम्स में। हो सकता है वो स्कीम्स चेंज भी करते रहे। तो ये जो फंड है फर्दर 6 अलग अलग फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे मॉर्गन स्टैनली के फंड में या फिर ब्लैक रॉक के फंड में। तो एक फंड में इन्वेस्टमेंट करके आपको 6 फंड का बेनिफिट इस केस में मिल जा रहा है। जो ये एनएफओ का नाम है वो है डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन। तो नाम में है इनोवेशन। तो इनोवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे जितने भी बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज है जिन्होंने इनोवेट नहीं कर पाए या फिर चेंजेस के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए, वो आज के दिन में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे आपके नोकिया, हालांकि उनके मोबाइल्स या फिर स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलेंगे, बट एक टाइम में जो उनका डोमिनेंस था वो डोमिनेंस धीरे धीरे करके खत्म हो गया। वैसे याहू, कोडक, ब्लैकबेरी, जेरोक्स या फिर ब्लॉकबस्टर। तो इनोवेशन कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी का प्राइम फोकस होना जरूरी है। अभी अगर आप इनोवेटिव कंपनीज का जो रिटर्न है उसको अगर आप कंपेयर करोगे अदर इंडिसेस के साथ, तो आपको दिखेगा इसमें काफी ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो 18.4% का रिटर्न आपको दिख रहा है इनोवेटिव ओरिएंटेड इंडिसेस में, और 11.1% दिख रहा है आपका डिफेंसिव इंडिसेस में। और पिछले 2 डेकेड से अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर का रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे या फिर रिटर्न्स देखोगे, तो उसने बीट किया आपके S&P 500 को। तो S&P 500 क्या हो गया, वो एक जनरल इंडिसेस है जिसमें बहुत सारे टाइप के कंपनीज है, अलग अलग सेक्टर्स के कंपनीज इकट्ठा मिलेंगे। बट अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर के पर्टिकुलर इंडिसेस को लोगे तो उसमें आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज ने बाकी कंपनीज को रिटर्न के मामले में बीट किया है। अगर मैं आपको इनोवेशन लेड कंपनीज के एग्जांपल्स दूं तो आपके मन में क्या आता है, जैसे आपके मन में आएगा गूगल, फिर आपका फेसबुक जो अभी मेटा बन चुका है, नेटफ्लिक्स, अमेजन। तो अगर आप इन लोग को देखोगे, इन्होंने काफी बेटर रिटर्न्स जनरेट किया है ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो भी काफी बेटर रहा है। तो दूसरा सवाल है क्यों ग्लोबल, क्यों मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करके ग्लोबली इन्वेस्टमेंट करूं। तो पहला जो चीज है कि अगर आप थीम्स देखो, जैसे सेमीकंडक्टर्स, 5G, फिनटेक, ये सारी जो भी थीम्स है ये आपको ग्लोबल में काफी बेटर देखने को मिलेगा। जैसे सेमीकंडक्टर में आपको पता होगा कि ताइवान का जो कंपनी है, ताइवानी सेमीकंडक्टर कंपनी, वो वर्ल्ड का लीडिंग कंपनी है। तो आप इंडिया में क्योंकि वो कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करना है, जो वर्ल्ड के लीडर्स है उनमें पैसे लगाने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक फंड ऑफ फंड है। तो फंड ऑफ फंड का मतलब क्या बताया मैंने, कि आप इस फंड में पैसे लगाओगे और इसके पैसे फर्दर किसी फंड या फिर फंड्स में लगाए जाएंगे। इन दिस केस कहां पे ये पैसे लगेंगे, ये पैसे लगेंगे iShares सेमीकंडक्टर ETF में, मॉर्गन स्टैनली यूएस इनसाइट फंड में, BGF वर्ल्ड टेक फंड में, निको AMAR के डिसरप्टिव इनोवेशन फंड में, ब्लू बॉक्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी फंड में, और iShares Nasdaq 100 UCITS ETF पे। तो उसका क्या ब्रेकअप रहेगा वो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। तो जितने भी फंड्स के नाम मैंने आपको बताए, तो इनका सिलेक्शन इन्होंने कैसे किया, तो वो इन्होंने किया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स के बेसिस पे। जिस क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जैसे लॉन्ग टर्म अल्फा जनरेशन, जिसका मतलब वो कितना ज्यादा रिटर्न इन्होंने जनरेट किया इन फंड्स ने, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इनका कितना है, सेक्टरल वेटेज क्या रहा है, कंसंट्रेशन रिस्क है या नहीं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंड साइज और उनका हिस्ट्री कैसा रहा है। और क्वालिटेटिव फैक्टर्स का बात करूं तो फंड मैनेजर का लॉन्जिविटी, कहने का मतलब फंड मैनेजर क्या डेडिकेटेडली उस फंड के लिए काम करता है या फिर ज्यादा टर्नओवर रहता है। टर्नओवर रहने का मतलब हो गया कि फंड मैनेजर हो सकता है 2 साल के लिए इस फंड में ये फंड मैनेज कर रहा हूँ, फिर छोड़ के कहीं और कंपनी में चला जा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी ये लोग चेक कर रहे हैं। प्लस कंसिस्टेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जो भी फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है क्या वो लोग उससे एडहेयर टू रहते हैं या फिर वो चेंज होता रहता है। ऑल्सो एनुअल कमेंट्रीज एंड ऑल्सो फंड मैनेजर के इंटरव्यूज के बेसिस पे। तो फंड का शॉर्ट लिस्टिंग के बाद अभी एलोकेशन का सवाल आएगा कि जो एलोकेशन ब्रेकअप मैंने दिखाया था कि इस फंड में इतना डालना है, उस फंड में उतना डालना है, वो कैसे डालेंगे, वो ये लोग थीम के बेसिस पे डालेंगे। फिर आपका एक्टिव एंड पैसिव एलोकेशन, ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन, जियोग्राफिकल एलोकेशन, पोर्टफोलियो ओवरलैप को भी ध्यान रखेंगे, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी एंड रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए ये लोग अपना एलोकेशन को करेंगे। तो फंड का सिलेक्शन हमने देख लिया, फिर फंड में कितना एलोकेट करना है वो भी हमने देख लिया। अभी हम लोग बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड रिबैलेंसिंग के बारे में।
तो जहां तक मॉनिटरिंग का सवाल है, हाफ ईयरली बेसिस पे ये लोग मॉनिटर करेंगे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड कमेंट्रीज के बेसिस पे, और रिबैलेंसिंग करेंगे वंस ए ईयर। कहने का मतलब कौन सा फंड में इनको फर्दर पैसे लगाने हैं या फिर फंड को ड्रॉप करना है, ये वो लोग पैसे डिसाइड करेंगे। और ड्रॉपिंग ए फंड का मतलब हो गया कि ये लोग किसी एक फंड को तभी ड्रॉप करेंगे जब फंड मैनेजर एग्जिट करता है उस फंड से, या फिर फंड जो है वो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा हो, या फिर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के चलते कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम उस फंड में आ सकता है। एंड नए फंड को कैसे ऐड करेंगे? नए फंड को ऐड करेंगे जब उनको बेटर कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा एग्जिस्टिंग फंड के, या फिर उनको कोई डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट दिखेगा। तो अभी जो आप डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पैसे कौन कौन से थीम्स में लगाए जाएंगे? आपके पैसे लगाए जाएंगे सेमीकंडक्टर्स में, सॉफ्टवेयर में, इंटरनेट एंड इंटरैक्टिव मीडिया में, ई कॉमर्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, फिनटेक एंड मोबिलिटी पे। तो ये जो मेजर थीम्स है जहां पे आपके पैसे लगाए जाएंगे। तो अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का बात करूं तो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका लार्ज कैप की तरफ झुका हुआ है, दैट इज 71.8%, फॉलोड बाय मिड कैप दैट इज 19.7%, और स्मॉल कैप में एक छोटा सा एलोकेशन है दैट इज 3.7%। एंड पैसिव वर्सेस एक्टिव का बात करूं तो पैसिव मैनेजमेंट इज 30% एंड एक्टिव मैनेजमेंट इज 70%। तो मैं अभी आपको बताता हूं टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है करेंटली। माइक्रोसॉफ्ट में सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है दैट इज 3.5%, फॉलोड बाय टेस्ला, एनवीडिया, एप्पल, लैम रिसर्च, एएसएमएल होल्डिंग, स्क्वायर, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एंड एडवांस माइक्रो डिवाइस। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये लोग अलग अलग थीम से बिलोंग करते हैं एंड सब थीम भी उसका काफी डिफरेंट है। चलिए वापस से एक बार परफॉर्मेंस का बात कर लेते हैं। अगर मैं बास्केट ऑफ इनोवेशन ओरिएंटेड फंड्स का बात करूं व्हिच इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द इनोवेशन फंड्स, तो आप देखोगे कि लॉन्गर ड्यूरेशन में इसने जो इनके जो बेंचमार्क है दैट इज एमएससीआई ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स उसको बीट किया है। और अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन पे भी आ जाओगे तो 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के ड्यूरेशन पे भी बीट किया है, सिर्फ 1 ईयर के ड्यूरेशन में ये पीछे रह गया है। एंड रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से भी इनका परफॉर्मेंस काफी बेटर रहा है, 10 इयर्स, 5 इयर्स, 3 इयर्स या फिर 1 ईयर के ड्यूरेशन में, हर एक ड्यूरेशन में इसने बीट किया है। तो दोस्तों अगर आपको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करना है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो ये जो फंड है ये आपके लिए एकदम सूटेबल है। सूटेबल इसलिए है क्योंकि इसमें इतने सारे फंड्स है जहां पे आपको एक डाइवर्सिफिकेशन ब्रॉडर लेवल पे मिल जाता है। सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ही फोकस करके आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो आपका पोर्टफोलियो का कुछ एक पार्ट तो इस फंड में जरूर होना चाहिए। तो मैं अभी आपको इसके जो डिटेल्स है, एनएफओ का डिटेल्स है, उसके बारे में बता। तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट रहेगा ₹500, एग्जिट लोड नहीं है इसमें आप एसआईपी भी कर सकते हो, और इसका जो बेंचमार्क रहेगा वो है एमएससीआई ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स, एंड इसका जो टैक्सेशन रहेगा वो डेब्ट स्कीम के हिसाब से टैक्स इसमें लगाया जाएगा। ये एनएफओ ओपन हो रहा है Jan 24, दैट इज ये अभी एनएफओ आपका ओपन है, और ये एनएफओ क्लोज होगा आपका February 7 को। तो दोस्तों क्या आप रेडी हो इस टेक्नोलॉजी और इनोवेटिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? वो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।